गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और कंट्रोलिंग के काफी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और फॉर्मली तो सारे ही पढ़ चुके हैं। आज की ये जो क्लास है वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे होगी, ठीक है। और आज के बाद जो भी इन टॉपिक्स पे क्लास होगी अराउंड वो 3 या 4 जो भी रहेगी वो क्लास लगाएंगे हम। फिलहाल शुरू करते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल्स। कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स होती है, कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स होती है। मैनेजरियल कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। हमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, तो वो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपन लोग यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख करके चलेंगे, पढ़ करके चलेंगे, ठीक है। दो टेक्निक्स होती है बच्चों, अगर ब्रॉडली इन्हें क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स और दूसरी मॉडर्न टेक्निक्स। नाम से डिफाइंड है बच्चों, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जैन साहब अभी तो आए भी नहीं आप यार, सोए नहीं क्या रात। हाँ जी, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि जो बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही है ना। और मॉडर्न टेक्निक्स ये नए जमाने की टेक्निक्स है जो ओवर द पीरियड इवॉल्व हुई है, बिकॉज बिजनेस करने के तरीके बदले, टाइम भी बदला है। तो बिजनेस को कंट्रोल करने की या बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स है वो भी क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो मोटे मोटे तौर पे हम इनको दो पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। बात करें अगर ट्रेडिशनल की तो टेक्स्ट पढ़ता हूं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर दोज which have been used by companies for a long time now। ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो टेक्निक्स है मैनेजरियल कंट्रोल की जो कंपनीज बहुत टाइम से यूज करते आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है ये टेक्निक्स। हाउएवर दीज टेक्निक्स हैव नॉट बिकम ऑब्सोलीट। बहुत टाइम से चलती आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, ये मार्केट से आउट हो चुकी है, नहीं। बहुत पहले से चलती हुई आ रही है टेक्निक्स कंट्रोलिंग की, लेकिन अभी भी चलती है मार्केट में, ये टेक्निक्स अभी भी रेलिवेंट है। कहने का मतलब ये है ये टेक्निक्स को यूज करके अभी भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एंड आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय कंपनी, ये वही बता रहा है कि अभी भी कंपनीज यूज करती है। दीज इंक्लूड, फर्स्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब तो ये छपरी छपरी सी ऐसी ही है, ठीक है ना। इसमें जो समझने का कार्यक्रम जो चलेगा वो इसमें चलेगा, ब्रेक इवन एनालिसिस में बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेक्स्ट है बच्चों पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और उसके नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, और लास्ट है बजटरी कंट्रोल। टॉपिक क्या चल रहा है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, कंट्रोलिंग करने की टेक्निक्स। उनको हमने मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स, जिसको मैं टीएम बोलता हूँ, ठीक है ना। टीएम, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड एम स्टैंड फॉर मॉडर्न टेक्निक्स। फिर ट्रेडिशनल में आ जाते हैं, तो ट्रेडिशनल के भी कितने बच्चे होते हैं, 4। कौन कौन है, बीपी की रिपोर्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, बीपी की रिपोर्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है ना। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। किसकी रिपोर्ट, बीपी की। बी स्टैंड फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस, पी स्टैंड फॉर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट रिपोर्ट स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, एंड लास्ट वन इज बजटरी कंट्रोल। बीपी की रिपोर्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से। किससे करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बताता है, या आप ऊपर वाले से ये रिक्वेस्ट करते हो कि हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, बस इतना रेवेन्यू जनरेट करा देना, बस इतना रेवेन्यू जनरेट करा देना, बस इतना रेवेन्यू जनरेट करा देना कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए।
अभी धंधा शुरू ही किया है, प्रॉफिट की कोई आपसे अरदास नहीं है, तो कम से कम हमारा इतना ख्याल रखना कि लॉस भी ना होने देना। क्या भी ना होने देना? लेकिन आपको पता कैसे पड़ेगा कि मैं कितनी यूनिट बेचूं? अब सारा काम ऊपर वाला कोई ना करेगा, तुम्हारे ने भी तो कुछ क्या करने पड़ेंगे, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि मैं कितनी यूनिट बेचूं, या मेरे को कितनी यूनिट बेचनी चाहिए, या मैं कितनी यूनिट बेचूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला आपकी रिक्वेस्ट सुन लेगा, लेकिन आप ये पता लगा लो कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। किस पे आ जाऊं? ब्रेक इवन पे आ जाऊं। वो आपको पता लगाना पड़ेगा। यही क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस। ये पता लगाना कि मैं कितनी यूनिट बेचूं या कितने रुपए की सेल करूं। बेटा अगर यूनिट में पता लगा लोगे कि कितनी यूनिट बेचूं, तो रुपीज में भी क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। जो आप यूनिट पता लगा लोगे उनकी मल्टीप्लाई किस में कर दो? वेरी वेरी गुड, किस में कर दो? प्राइस में कर दो। मार्केट प्राइस में क्या कर दो? जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस जो भी आप बोलो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रुपीज में भी पता पड़ जाएगा कि मैं कितने रुपए की सेल करूं कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। ब्रेक इवन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो जाए, क्या हो जाए? आज कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं, ये 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा के आया था। यहाँ पे तो डिटेल में पढ़ना है, अंदर जाके पढ़ना है। वहां पे ऊपर ऊपर से बस हमने ये पढ़ा था कि ब्रेक इवन क्या होता है। और ब्रेक इवन अभी अगर हम इधर मैक्रो में बात करें, मैक्रो में वो अलग टाइप से हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे ब्रेक इवन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कब कब आता है वो ब्रेक इवन? जब बोलो, जब आपकी सेविंग क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। वो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? जब हम प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे थे, माइक्रो में। और हल्की हल्की सी बात मैंने बिजनेस स्टडीज में भी फर्स्ट चैप्टर में की थी, ऊपर ऊपर से, जब हम किसकी बात करते हैं? सर्वाइवल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आपको अगर याद हो पुराने लेक्चर्स में, हम मैंने ये बोला था आपको कि सर्वाइवल पे इंसान आंधी तूफान नहीं मचाता, वहां पे किस पे काम करता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, बोले तो ब्रेक इवन पे काम करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि उसे ब्रेक इवन निकालना है, और वो कैसे निकाले वो इधर पता पड़ेगा, ताकि हम कंट्रोल कर पाए। क्या कर पाए? समझो भैया, यहाँ क्यों पढ़ा रहे ब्रेक इवन एनालिसिस? तुमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कि कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी यूनिट तो बेचनी ही है, क्योंकि अगर मैं इतनी भी यूनिट नहीं बेच पाया तो मैं अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। या तो इतनी यूनिट बेचनी है या इससे ज्यादा बेचनी है। इससे ज्यादा बेचूंगा तो ही क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और इतनी बेचूंगा तो ब्रेक इवन पे आऊंगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? मेरी टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। जब आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो आप पाओगे कि आप कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी कितनी सेल कर रहे हो। लेट सपोज आपके बेंचमार्क से ये एक्चुअल क्या है? बहुत दूर है। बहुत दूर इन द सेंस कि आपका बेंचमार्क बहुत हाई है सेल करने का, जहां पे आप ब्रेक इवन पे आओगे, लेकिन आपने अभी तो 40% भी सेल नहीं आप कर पाए, 40% भी यूनिट नहीं बेच पाए। तो यानी कि आप किस में चल रहे हो? लॉस में चल रहे हो। आपको कंट्रोलिंग करोगे ना आप, भाई ये हो क्यों रहा है, बिक क्यों नहीं रही है, आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाओगे अपने, है ना, आपकी टीम को अलर्ट करोगे, जो सेल्स पर्सन है उन्हें एक्टिवेट करोगे, उन्हें ट्रेनिंग दोगे, जो भी व्हाटएवर जो भी आप करोगे, यानी कि कंट्रोलिंग करोगे। आप क्या करोगे? तो दैट्स व्हाई ब्रेक इवन एनालिसिस एक क्या होती है? टेक्निक होती है किसकी? मैनेजरियल कंट्रोल की। पढ़ के चलते हैं। इसका डायग्राम भी है, इसके कुछ फॉर्मूले भी है, फॉर्मूले और डिराइव करेंगे आगे अभी कुछ कॉन्सेप्ट की हेल्प से। देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है यूज्ड बाय मैनेजर्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। जो मैनेजर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके बीच में? रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। कॉस्ट के बीच में, वॉल्यूम के बीच में और प्रॉफिट के बीच में। नहीं, समझ में नहीं आया? कॉस्ट और प्रॉफिट तो समझ में आता है, वॉल्यूम समझ में नहीं आया। वॉल्यूम मतलब कितनी सेल्स करनी है, कितनी क्वांटिटी हमें निकालनी है।
कितनी यूनिट हमें बेचनी है, कितने वॉल्यूम, है ना, कितने वॉल्यूम पे हमें काम करना है। तो यस और नो कि हम किस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए। इट डिटरमाइंस द प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये क्या पता लगाएगा कि तुम्हें कितना प्रॉफिट आने वाला है और कितना लॉस आने वाला है। क्योंकि जब तुम, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन से क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं। अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर चल रहे होंगे बच्चे, तो आप क्या कमा रहे होंगे, प्रॉफिट कमा रहे होंगे, और ब्रेक इवन के नीचे चल रहे होंगे तो लॉस आ रहा होगा। तो ये वही तो बोल रहा है, ये आपको ये बताता है कि प्रोबेबल प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितना हो सकता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। कि अगर मैं इतनी यूनिट बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इतनी यूनिट बेचूं प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, या मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा, इससे पता पड़ जाएगा आपको। द सेल्स वॉल्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अब यहाँ पे, द सेल्स वॉल्यूम एट विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। वो सेल्स की क्वांटिटी, वो सेल्स वॉल्यूम जिस पे ना ही तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इट इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए काफी बढ़िया टेक्निक होती है, एज इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि आपको इससे ये पता पड़ जाएगा कि अलग अलग एक्टिविटी के लेवल पे मेरे को कितना कितना प्रॉफिट आने वाला है, आने वाला भी है या नहीं भी आने वाला है। समझ में आ रही है बात। आगे ये डायग्राम, चलो यहीं पे देख लो, ये अलग से बना के दिखाऊं, बोलो। ये तो माइक्रो वाला डायग्राम है। हाँ जी, सारे बच्चों को पता है कि जो टोटल रेवेन्यू होएगा वो कहां से चालू होता है, ओरिजिन से चालू होता है। कहां से चालू होता है, आधे लोग मेरे पास शक की निगाहों से देख रहे हैं। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझे, आपने गलत समझा। शायद कम्युनिकेशन बैरियर, वो ऐसा हो सकता है कि मेरी नजर उधर आ करके रुक गई, लेकिन मैंने चारों तरफ से मैंने घुमाई थी तो लोग बोल रहे थे अरे बना दो भाई। देखो यहाँ पे लेते बच्चों क्वांटिटी, और इधर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। अगर मैं 0 यूनिट बेचूं, कुछ भी ना बेचूं, तो रेवेन्यू कितना होगा, कलेक्शन कितना होगा, 0 होगा। भाई जब मैं कुछ बेचूंगा नहीं तो मेरे को क्या, कोई ऐसे तो है नहीं कोई मेरे को चढ़ावा चढ़ा के जाएगा बिना फालतू में, ठीक है ना। जब कोई बेचेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू का कर्व कहां से चालू होने वाला है, ओरिजिन से चालू होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं बच्चों टोटल कॉस्ट के लिए, क्या टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है क्या वो ओरिजिन से चालू होगा क्या, वाई, ऊपर से चालू क्यों होगा, वाई एक्सिस से क्यों चालू होगा, बिकॉज कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या भी होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, और फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी उतने ही वो कर्व ऊपर से चालू होगा वाई एक्सिस से। पुरानी बात है, सब माइक्रो की बात है, 11th क्लास की। टोटल रेवेन्यू का कर्व ये होगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का कर्व ये होगा। यस और नो, ये दोनों का कहीं पे तो क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चों, टी आर इज इक्वल टू क्या है, टीसी है, दैट इज ये ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं बच्चों, अगर आप इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, ओ क्यू क्वांटिटी अगर आप बेच रहे हैं, तो ऊपर वाले ने बस आपकी बात सुनी, नुकसान नहीं हुआ तो फायदा भी नहीं होगा। बस जस्ट क्या कर रहे हो आप, धंधा कर रहे हो, जो आ रहा है वो जा रहा है, ठीक है ना। मार्केट में जगह बनानी है तो एटलीस्ट इस पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। लेट सपोज आप इतनी ही यूनिट बेच पा रहे हैं बच्चे, इतनी यूनिट, मैंने डाल दी लाइन ऐसे ऊपर एक लाइन, बोलो क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर से डालता हूँ लाइन। हाँ जी, इतनी यूनिट बना रहे हो आप, तो बताओ ब्रेक इवन पे हो या नहीं हो, प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा,
यानी कि ये जो आप एरिया बोल रहे हो अंदर वाला, ये सारा ये वाला एरिया, ये सब किसका एरिया है? लॉस का एरिया। ये है ही लॉस, ये अंदर वाला जो एरिया है ये है ही लॉस। क्यों है ये लॉस? क्यों है? कैसे? में थोड़ा मेरे को जस्टिफाई करो, क्यों है लॉस? कैसे पता पड़ा आपको? रेवेन्यू का कर्व नीचे है, कॉस्ट का कर्व ऊपर है। कलेक्शन तो, और कॉस्ट, तो पैसा घर में आ रहा है, घर से जा रहा है, दैट्स वाई लॉस है। जहां पे संगम हो गया वहां पे ना आ रहा है ना जा रहा है, यानी कि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, मतलब जितना कलेक्शन हो रहा है उतनी ही कॉस्ट लग रही है। लेकिन अगर आप वाकई में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बोल दो आपको कौन से एरिया में आना पड़ेगा? जो ये अपर वाला जो फनल बना हुआ है, इस वाले फनल में आपको लाई करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? बिकॉज उस केस में टोटल रेवेन्यू का कर्व ऊपर निकल गया और टोटल कॉस्ट का कर्व नीचे आ गया, यानी कि कॉस्ट तो कम हो गई, रेवेन्यू ज्यादा हो गया, बीच का जो गैप बना वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वो क्या हो गया? प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? दिखाऊं क्या डायग्राम? यहाँ पे देखो ये, नमन भैया इसमें थोड़ा अजीबो गरीब सा बना हुआ है बेटा। माइक्रो अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बनाना है। तो ये जो नीचे की फिक्स कॉस्ट है आएगी, कम कर सके ना, उसे कम कर सकते हैं, एक हद तक ही कम होएगी वो भी। वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली शेप्ड होती है ना। हाँ बोलो। हाँ, एक टाइम तक घटती है, बाद में बढ़ना चालू हो जाती है। नमन भैया थोड़ा सा और बता दो, अपने वाले डायग्राम में बता के बता दो जो आपने इधर साइड में बनाया है। ये नीचे एक लाइन किसकी डली है? बच्चों देखो, ये जो टोटल कॉस्ट का कर्व चालू हुआ है वो कहां से चालू हुआ है? इधर से। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी। और टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पे, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। मतलब कहने का ये है कि मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ या कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, और उस केस में मेरी जितनी फिक्स कॉस्ट आ रही है वो ही मेरी क्या है? टोटल कॉस्ट है, बिकॉज वेरिएबल तो 0 आ रही होगी। यस और नो? तो यानी कि फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे तो चालू रहेगा, ऐसे, और वो सेम रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो समझो बच्चों, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये तो फिक्स कॉस्ट का गैप हो गया। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूं, इतने वाले गैप की बात करूं, ऊपर वाले गैप की, ये किसका गैप है? वेरिएबल, मतलब ये जो स्पेस है वो किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का। बिकॉज फिक्स को और वेरिएबल को मिला के तो क्या बनती है? टोटल बनती है। समझ में आ रही है ना बात? तो वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें इतनी है और ये फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है। आपको समझ में आ चुका होगा ये? कोई डाउट तो नहीं है? इधर देखो, मेरे ख्याल मैंने सारी चीज बता चुका हूँ आपको, इस वापस से देख लो, समझ में आती है? आगे का टेक्स्ट पढ़ाऊं और उसके बाद कुछ और इसके ना कॉन्सेप्ट की हेल्प से कुछ इसके क्या करते हैं? फॉर्मूले डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? फॉर्मूले। ये कह रहे हैं इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेक इवन चार्ट ऑफ अ फर्म। इसको हम ब्रेक इवन चार्ट से समझ सकते हैं, जो हम देख चुके हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन कैसे निकलता है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का इंटरसेक्शन हो जाता है। द अबव फिगर शोज दैट द फर्म विल ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट बी। ब्रेक इवन एट पॉइंट बी, वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले डायग्राम से हमें पता पड़ सकता है कि जो फर्म आ रही है ब्रेक इवन पे, वो पॉइंट बी पे आ रही है। एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पे ना ही तो प्रॉफिट हो रहा है, इट इज बियॉन्ड दिस पॉइंट दैट द फर्म विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। इसके बाद अगर आप ऑपरेट करोगे तो ही आप क्या कमा पाओगे? प्रॉफिट कमा पाओगे। द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे? चलो वेरी गुड। बच्चों, एक प्रोडक्ट हम 100 रुपए का बेचते हैं। कितने का बेचते हैं? 100 रुपए का बेचते हैं। उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो हमें लेबर को देनी होती है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है,
उसकी कॉस्ट आती है हमारी 60। कितनी आती है? 60। दरअसल क्या है, इधर सुनो, इधर नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको। होता ये है कि अगर आप सेल्स में से बच्चों, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो बच्चों ये आता है कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। समझ में आई आपको बात? भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा। कंट्रीब्यूशन में से अपन लोग अगर क्या माइनस कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस कर देते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि अभी तो मैंने केवल क्या घटाई थी, वेरिएबल। तो बच्चों ये आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स देना बाकी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से सुनो, मेरे एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, मैं उसे कंप्लीट करता हूँ, यहां से आपको फॉर्मूले डेवलप करके बताता हूँ। मैं 100 रुपए की सेल्स करता हूँ, उसमें से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60 रुपए की है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। मतलब जो बाहर के खर्चे है, जो बाहर के इन द सेंस वेरिएबल नेचर के जो खर्चे है, जो मेरे को, जो मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे को करने पड़ेंगे, वो वाले फिक्स वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो घटा करके मेरे को मोटे मोटे तौर पर कितने रुपए बच रहे हैं? 40 रुपए। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरा प्रॉफिट हो गया? अभी तो फिक्स कॉस्ट भी इसमें से जाएगी ना? हाँ बोलो, फिक्स कॉस्ट जाएगी ना? अब ध्यान से सुनना बच्चे प्लीज, एक बार यहाँ पे फोकस कर लेना, मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको, और उधर वो एक जो फॉर्मूला लिखा है रटने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाओगे इससे, ठीक है ना? एक्चुअली में ये जो चल रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीए इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से समझना। अभी होता क्या है बच्चों, मेरी जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो 2000 की आ रही है। कितने की आ रही है? बेटा मैं वेरिएबल कॉस्ट तो घटा चुका हूं, 60 की घटा चुका हूं ना। मेरी एक कॉस्ट और आ रही है, फिक्स कॉस्ट, जो कितने की आ रही है? 2000 की। एक बात बताओ, जो मेरा कलेक्शन होना है, जो मेरा क्या होना है? कलेक्शन होना है। बात समझ में आ रही है? मेरा जो कलेक्शन होना है उसमें 1 यूनिट पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये सब कुछ मैं 1 यूनिट पे निकाल के दिखा रहा हूँ। तो वो मेरा कलेक्शन 1 यूनिट पे कितने का होता है बेटा? 100 रुपए का होता है। और 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है? वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए आती है। तो मेरे पास मोटे मोटे तौर पर कितने बच जाते हैं? 40 रुपए बच जाते हैं, जिसमें से मेरे को क्या भी खर्ची करना है? फिक्स कॉस्ट भी खर्ची करना है ना? अब मैंने तो ऊपर वाले को अर्जी ही किसकी लगाई, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, जस्ट इतना रेवेन्यू जनरेट करा देना, जस्ट इतना रेवेन्यू जनरेट करा देना कि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। क्योंकि वेरिएबल तो मैं कर चुका हूं ना, अभी निकाल चुका हूं ना। नहीं, दोबारा बोलता हूं, ठीक है? अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो दोबारा बोलता हूं। मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि फोकस करके सुनना, कि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पहले पूरी बात बोलता हूँ और फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूँ, तो आप समझिएगा। शुरू में हमने ऊपर वाले को क्या अर्जी लगाई थी? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, जस्ट इतना रेवेन्यू कलेक्ट करा देना कि मेरी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, मेरा टोटल रेवेन्यू इतना करा देना। अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं क्या तो रिकवर कर चुका हूं, अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर चुका हूं, ठीक है ना? 100 रुपए की 1 यूनिट बेचता हूं, 60 रुपए में से जो मैंने खर्चा किया, लेबर वेबर को जो दिया, रॉ मटेरियल जो लेके आया था, उसका खर्चा निकाल लिया, मेरे पास मोटे तौर पर कितने बचे हैं? 40। 1 यूनिट को बेच करके 40 रुपए बचते हैं मेरे पास। अभी अभी ऐसा नक्की नहीं हुआ, बच रहे हैं, फिलहाल के टाइम पे बच रहे हैं, ठीक है ना? मेरी मेरी जो फिक्स कॉस्ट की खर्ची हुई वो कितना हुआ? तो इस पॉइंट पे मैं ऊपर वाले से क्या करूं? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, बस फिक्स कॉस्ट और रिकवर करा देना, तो मैं किस पे आ जाऊंगा? ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। किस पे आ जाऊंगा? क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो रिकवर कर चुका हूं, फिक्स और करनी है। फिक्स कॉस्ट की खर्ची कितना होता है? 2000 की। बेटा मोटे मोटे तौर पर मेरे पास 40 रुपए बचते 1 यूनिट पे, और फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है? सवाल पूछूं आपको, आप मेरे को आंसर कर दोगे। ध्यान से सुनना, मैं कितनी यूनिट बेचूं, मैं कितनी यूनिट बेचूं,
कि ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। 2000 रुपए की फिक्स कॉस्ट आती है और एक यूनिट को बेचने पे मेरे को कितने मिलते हैं, 40 मिलते हैं। 2000 की फिक्स कॉस्ट आती है, एक यूनिट को बेचने पे मेरे को कितने मिल रहे हैं, अभी 40 मिल रहे हैं। 60 तो बाहर निकाल दी मैंने, जो मैंने बाहर वालों को पे किया था। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। कितनी? 500 यूनिट। 500 यूनिट पक्की बात? पक्की बात? कितनी यूनिट? 50 यूनिट। कितनी यूनिट? 50 यूनिट। कैसे बताया आपने, मेरे को ये बताओ। वेरी गुड। मेरी 2000 रुपए की खर्ची हो रही है फिक्स कॉस्ट की, और 40 का मेरे को कॉन्ट्री आ रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप ब्रेक इवन यूनिट निकालना चाहते हो कि मैं ब्रेक इवन पे जाऊं, बस उतनी यूनिट मेरे को पता चल जाए, तो 2000 की मेरे को रिकवरी करनी है। भाई मेरे को 40-40 करके कितने रुपए आने चाहिए? 2000 आने चाहिए। मेरी फिक्स कॉस्ट तो रिकवर मैंने पहले कर ली, मेरी क्या भी रिकवर हो जाएगी। सॉरी, मैंने वेरिएबल, मैंने उल्टा बोला, माय बैड। मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही क्या हो गई, रिकवर हो गई। मेरी फिक्स कॉस्ट और रिकवर हो जाएगी, मैं किस पे आ जाऊंगा, ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो आपने कैसे किया? मैंने बोला मेरी फिक्स कॉस्ट जो थी बच्चों, ऊपर पे अभी ध्यान मत देना, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 2000। कितनी थी? और कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल में है, टोटलिटी में है, और कंट्रीब्यूशन किस में है, पर यूनिट में है। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 है। तो मैं कितनी यूनिट बेचूं, या मेरे को बेचनी चाहिए कि मैं किस पे आ जाऊं, ब्रेक इवन पे आ जाऊं? तो बोलो आपने कितना बोला? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने बोला वो भी किस में, इन यूनिट्स में। किस में बोला? यूनिट्स में। आपने बोला कितना? 50 यूनिट। कितनी यूनिट? कैसे निकाला आपने, मेरे को बताना। 2000 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया, 50 यूनिट्स। ऐसी तो आया ये? हाँ बोलो, मुझे बताओ 2000 क्या है। इसको लिख दो फिक्स कॉस्ट। नीचे ये जो 40 है क्या है, एक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। क्या है? एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, हाँ तो बोल दो सारे बच्चे, एक बात बताऊं आपको, इधर आ जाओ। ये जो मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला है पर यूनिट, ये कैसे निकाला है मेरे को ये बताओ। वेरी गुड। क्या निकाला है, कैसे निकाला है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? ये पर यूनिट में चल रहा है सब कुछ बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको एक यूनिट को लेके समझा रहा हूं। ऐसे अगर मैं लिख दूं फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मुझे बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये इधर आ गया बच्चों क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी किस में आया, इन यूनिट्स। किस में आया बताओ? ये फॉर्मूला है कि कॉन्सेप्ट है? तुम्हें समझ में आया? कुछ भी कॉन्सेप्ट हो चाहे फॉर्मूला हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली। आ गया ना समझ में? सेल्स में से क्या घटा दी, वेरिएबल कॉस्ट घटा दी, वो तो उसकी तो मैं रिकवरी कर चुका हूँ। बस अब मैंने 2000 रुपए की खर्ची और की है फिक्स कॉस्ट। अब मेरे को ये पता लगाना है कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मैं 2000 भी क्या कर लूं, क्योंकि जैसे मैं 2000 रिकवर कर लूंगा तो भाई हर एक यूनिट को बेच करके वेरिएबल तो उससे रिकवरी होती जाएगी, भाई वो तो उसमें रिकवरी होती जाएगी। बस मेरे को 40-40 रुपए करके आ रहे हैं और मेरे को 2000 कलेक्ट करने 40-40 करके, तो मैं कितनी यूनिट बेचूं कि ये 2000 की रिकवरी हो जाए? 50 बेचनी चाहिए। एक बात बोलूं क्या आपको, मैं 30 यूनिट बेच पा रहा हूं, तुम बता दो, तुम बता दो मेरी हालत क्या है। भैया तुम लॉस में चल रहे हो, तुम किस में चल रहे हो? अब ये बता सकते हो कितने लॉस में चल रहे हो? वेरी गुड, बोलो। बता सक बेटा देखो, कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले लिख दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात अगर समझ पा रहे हो तुम खुद बता दोगे, क्योंकि मैं 30 यूनिट बेच पा रहा हूँ। मैं कितनी यूनिट बेच पा रहा हूँ? और एक यूनिट को बेच करके कॉन्ट्री कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है। तो 1200 रुपए क्या हो पा रहे होंगे, कलेक्ट हो पा रहे होंगे। जबकि मेरी जो रेंट जाता है, रेंट जाता मेरा कितने का, 2000 रुपए का। तो मैं कितने के लॉस में चल रहा हूँ? वेरी गुड। अब बना लो फॉर्मूले, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात कि ऐसे लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है।
मैं 85 यूनिट बेच रहा हूँ, 85 यूनिट बेच रहा हूँ। पहले तो ये बता दो मेरे को, ऊपर ऊपर से पता पड़ जाएगा आपको। जब आपको ब्रेक इवन पता है कि ब्रेक इवन यूनिट कितनी यूनिट पे आ रहा है, तो आप मेरे को ये बता दोगे कि भैया आप प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रहे हो, लॉस पे ऑपरेट कर रहे हो। प्रॉफिट पे कितना प्रॉफिट आ रहा होगा मेरे को? बोलो कितना प्रॉफिट आ रहा होगा भाई? मेरे को 50 यूनिट बेच करके कितने की रिकवरी हो जाएगी? 2,000 रुपए की रिकवरी हो जाएगी। ऊपर जितनी भी यूनिट बची है सारी, वो सब किसकी है भाई? वो सब प्रॉफिट की तो है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 40, वो सब प्रॉफिट ही तो है मेरा। अरे बेटा, ब्रेक इवन के ऊपर जितना भी जाओगे सब प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट है। ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लिया मैंने 100 रुपए की 10 यूनिट खरीदी और मैंने 100 रुपए की 5 यूनिट बेच दी, तो कोई ये बोलता है भाई ये तो नफे की बच रही है अब सारी। ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो 35 यूनिट बची हुई है ऊपर की, ब्रेक इवन के ऊपर की, ये सब किसकी है? नफे की है। बिकॉज नफा मतलब फायदा, प्रॉफिट। ठीक है ना? कभी सोचो भैया क्या बोल रहे हो। हाँ जी। तो भैया हम भी तो इतने, हम तो यहीं से तो बिलोंग करते हैं। हम ऐसा कोई ना दिल्ली बरेली से हम पढ़ने के लिए आ रहे थे। हाँ जी। समझा कि आपको ऊपर की यूनिट जितनी बचेगी ब्रेक इवन के ऊपर, बेटा जितना भी ऑपरेट करोगे सब प्रॉफिट में रहेगा। किस में रहने वाला है? प्रॉफिट में रहने वाला है। नमन भैया अभी कुछ थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो ब्रेक इवन हम यूनिट में भी निकाल सकते हैं और रुपीस में भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने निकाला यूनिट्स में कि मैं कितनी यूनिट बेचूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कितने का धंधा बनाऊं, मैं कितने की सेल्स करूं कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, सिंपल है यार। ब्रेक इवन प्राइस, जो सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में है ना, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो। क्या कर दो? उसे सेलिंग प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो। इधर लिख देता हूं मैं, और ब्रेक इवन पॉइंट इन, चल जुट्टा, रुपीज इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन अरे नलायको, में हो क्या रहा है? इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सुनो ना, मेरे को 50 यूनिट का इधर ब्रेक इवन आ रहा था ना, और 1 यूनिट में कितने की बेचता हूँ? नलायक, 100 रुपए की बेचते हैं। कितने की बेचते हैं? 100 रुपए की है। तो 50 की मल्टीप्लाई करोगे आप किस में? 100 में, तो कितना आ गया ये? 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए की सेल करूंगा ना मैं, तो जाके किस पे आऊंगा? ब्रेक इवन पे आऊंगा। किस पे आऊंगा? ब्रेक इवन पे आऊंगा। नमन भैया करके दिखाओ, ऐसे नहीं समझ में आता हमें। लो करके देख लो, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये तो मैं पर यूनिट कर रहा था, ठीक है ना? ओवरऑल दिखाता हूँ। 5,000 की क्या करता हूँ? सेल करता हूँ, तो मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। लिख दूं यहाँ पे 5,000 की टोटल सेल्स करी मैंने। जब 5,000 की सेल करूंगा मैं, 5,000 की सेल मतलब 50 यूनिट वाली। हाँ बोलो ना। अच्छा, 1 यूनिट पे 60 रुपीज की क्या जाती है? वेरिएबल जाती है। तो 50 पे कितनी जाएगी? 3,000। हाँ बोलो ना। कॉन्ट्री कितना आ गया? तो यही, इसी की तो रिकवरी करनी है मेरे को। फिक्स कॉस्ट भी कितनी? 2,000। भारत माता की जय। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? ईबीआईटी कितना आया? नील बटा सन्नाटा। हाँ बोलो। आ गया ना ब्रेक इवन पे? 5,000 के ऊपर कितनी भी सेल कर लेना, धंधा बनेगा, प्रॉफिट आएगा। अब 5,000 के नीचे सेल करोगे ना, तो लॉस में रहोगे। समझ में आ रही है? फिक्स कॉस्ट की भी तुम्हारी रिकवरी। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, ब्रेक इवन पे 11th में भी बताया था, ब्रेक इवन पे नहीं भी आए ना, तो किसी की फालतू सलाह मान करके धंधा मत बंद कर देना, क्योंकि शटडाउन भी आता है उसके नीचे एक पॉइंट। क्या आता है? अभी क्या है कि तुम्हारी चलो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, और तुमने किसी के बहकावे में आकर के तू तो गरीब है, तू तो लुट गया, तू तो पिट गया, तेरी तेरी तो टोटल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, चल तू तो बंद कर दे धंधा। ठीक है ना? लॉस में भले ही ऑपरेट कर रहे हो, ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन धंधा बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे धंधा बंद? तुम बताओ, धंधा बंद कर दिया तुमने, क्या उखाड़ लोगे? अब बताओ। फिक्स कॉस्ट तो पहले भी आ रही थी, अभी भी आएगी। मशीनरी जो तुमने लाके रख दी मान लिया, है ना, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगता ही रहेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। समझ में आ रही? लेट सपोज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारे लैंडलॉर्ड से कि 1 साल तक क्या करनी करने का, छोड़ने का नहीं। उसने 1 साल का किराया पहले ले रखा है एडवांस में, और तुम 3 महीने में ऐसा सोच करके बंद कर रहे हो बिजनेस। क्या क्या उखाड़ लोगे बताओ? उसे पैसा वापस कर देगा तुम्हारा? रेंट का पैसा वापस कर देगा? एक टिकन्नी नहीं वापस करेगा। तू कल का जाता आज चला जा, चाहे 1 साल तक इसी में रहे, रेंट का पैसा वापस नहीं होगा।
क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो आ चुकी वो तो आ चुकी, बंद करके भी क्या उखाड़ लोगे। अच्छा तो ये है कि धंधा करते रहो। समझ में आ रही है बात। ऊपर वाला आज नहीं सुन रहा है तो कल सुनेगा, और जब कुछ करोगे ही नहीं, कुछ करके ही तो मिलेगा या कुछ ना करके मिलेगा। इधर देखना एक फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ब्रेक इवन का यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसको मैं क्या बोलता हूं, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये, पर यूनिट, क्योंकि वो हमने वो भी तो सारी चीजें पर यूनिट में ली ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट में है क्या, फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट में हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग होती है। पर यूनिट अगर फिक्स कॉस्ट होती है तो एएफसी हो जाती है। अपने नोट्स खोल के देख लेना, एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है, हमें नहीं समझा क्या बोला तुमने, अभी वो ऐसा होता है, ऐसा याद आ रहा है क्या। हाँ, वो कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं मिलता। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटलिटी में है, ना कि वो ना कि पर यूनिट बेसिस पे। वो तो टोटलिटी में नीचे किस पे है, वो पर यूनिट पे है। मुझे तो लगता है ऐसा समझ में आज मतलब आ जाना चाहिए अब तो आपको। नीचे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे निकालेंगे, जो बीईपी यूनिट्स में है मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस से, तो किस में आ जाएगा, रुपीस में आ जाएगा, कि आपको कितने रुपए की सेल करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि मेरे को एटलीस्ट, जब कोई इंसान धंधा करता है ना, है ना, मैं भी अगर बैच तुम्हारा चालू करूंगा तो मैं भी ये एनालिसिस करूंगा कि एटलीस्ट इतने तो क्लास में स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए, कि ताकि एटलीस्ट किस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे। किस पे आ जाए, ब्रेक इवन पे। और तुम्हारे को अगर ये ब्रेक इवन एनालिसिस करना आता तो तुम तुम्हारे धंधे में भी बढ़िया बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। ठीक, लेट सपोज तुम्हारे पापा कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसमें तुम ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल लो, और ब्रेक इवन एनालिसिस यूनिट्स में निकाल के, रुपीज में निकाल के पापा को बता दो कि कम से कम इतनी यूनिट तो बेचनी पड़ेगी, तो हमारी खर्ची होगी, मतलब खर्ची जो हुई है वो निकलेगी। इसके नीचे अगर यूनिट नहीं बेच पाए ना तो प्रॉब्लम रहेगी, और अगर वो कॉन्टिन्यूसली होता रहा 2 3 4 5 साल तक तो धंधा बंद करना पड़ेगा फिर, क्योंकि कब तक सहन करेंगे। समझ में आ रही ना। एक भाई सर्वाइवल वाले अगर फेज में है तो सर्वाइवल वाले फेज में कुछ हद तक ही तो बियर कर सकते हैं। ऐसा कोई ना परमानेंट ही ब्रेक इवन पे चलोगे या ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली गोल तो क्या है, प्रॉफिट बनाना है ना। यस और नो, कुछ कहो या ना कहो प्रॉफिट तो बनाना ही है, ठीक है ना। वैसा ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प अ फर्म इन कीपिंग अ क्लोज चेक। अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है एक फर्म की किस पे नजर रखने में, ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। किस पे नजर रखने में, कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और ये वो लेवल बताता है एक्टिविटी का एट विच द फर्म कैन अर्न इट्स टारगेट प्रॉफिट, कि फर्म अपना टारगेट प्रॉफिट कमा, जो कमाना चाहती है वो कमा सकती है। ये वो लेवल बताएगा कि कितनी यूनिट उसके लिए आपको बेचनी पड़ेगी। समझा बच्चों। अभी लेट सपोज क्या है ना, आपको वो कह रहा है कि हमारे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए, 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। ध्यान से देखो, मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है। हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। पहली बात तो यही एक्स्ट्रा चल रहा है, उसे एक्स्ट्रा में भी क्या बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और एक्स्ट्रा क्या है कि तुम खुद समझ जाओगे। अभी तुम्हें 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तुम्हारे पापा ने ये पूछा कि इसी मेरे वाले एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल चल रहा है कि भाई कार्तिक ये बता कि अपन लोग कितनी यूनिट बेचे कि हमारे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी आ जाए और हमारी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। तो जो अभी हमने किया था, जो हमने रिकवरी कितने के पे की थी, 2,000 की थी। अभी वो रिकवरी कितनी करनी है हमें, 12 की करनी है। 10 का तो हमें नेट नेट शुद्ध शुद्ध क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 2,000 की तो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करनी का, और 10,000 का प्रॉफिट की रिकवरी करने का। तो ओवरऑल कितने की रिकवरी करनी है, 12,000 की। और एक एक यूनिट को बेच करके क्वांटिटी कितना आएगा, 40। समझा क्या आपको, अरे समझा क्या आपको। तो कैसे निकालेंगे आप कितनी यूनिट बेचने का, आपको 12,000 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना बनेगा, 300 बनेगा। आप बोलो पापा ब्रेक इवन पे आने के लिए तो 50 चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि 10,000 रुपए कमाने हैं हमें, तो 300 यूनिट अपन लोगों को बेचनी पड़ेगी, तो कितना आएगा,
10,000 का प्रॉफिट आए। नमन भैया करके दिखाओ, फालतू की बकवास नहीं चाहिए। इधर आओ सीधा। 300 यूनिट, एक यूनिट कितने की बेचते हो आप? 10 रुपए की नहीं, 100 रुपए की। कितने की बेचते हैं? लुटवा दो तुम हमें, ठीक है ना। हाँ जी, एक यूनिट कितने की बेचते हो? और 300 यूनिट बेचनी पड़ेगी, कितना धंधा बनाने के लिए? 10,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए तो करते हैं। तो एक यूनिट 100 की और 300 यूनिट तो कितने की हो गई? सेल कितनी करनी पड़ेगी? 30,000 की। अरे समझा क्या तुम्हें? क्या समझता बोलो। 300 यूनिट बेचने का, एक यूनिट कितने की? तो धंधा कितना बनाना पड़ेगा ओवरऑल? 30,000 का। अच्छा, 300 यूनिट पे 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। एक पे 60 की आती है तो 300 पे कितनी की आएगी? 18,000 की आएगी क्या? अरे हाँ बोलो ना। 18,000 करके देख लो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, कभी बाद में बोलो हमारे को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्ट्री कितना आ गया हमारा ओवरऑल कॉन्ट्री? 12,000। 12,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी जाएगी? 2,000 जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है भाई हर एक लेवल पे, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, तुम्हारे पापा ने क्या पूछा था? कार्तिक, 10,000 का धंधा बनाना है। कितने का धंधा बनाना है? ठीक है ना, समझा क्या? आ गया ना, 10,000 का प्रॉफिट आ गया ना। तो देखो ये लाइन अगर आपको अभी मैं वापस से पढ़ूं तो दोबारा समझ में आती है आपको। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प अ फर्म, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये फर्म की हेल्प करता है इन कीपिंग अ क्लोज चेक ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। एक तो किस पे नजर रखने में, और जो मैंने करके दिखाया वो अभी अगली लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, और ये पता लगाने में, वो एक्टिविटी का लेवल पता लगाने में कि मेरे को कितना कितना धंधा बनाना पड़ेगा। 30,000 की सेल करनी पड़ेगी, मेरे को 300 यूनिट बेचनी पड़ेगी, वो पता लगाने में एट विच द फर्म कैन अर्न इट्स टारगेट प्रॉफिट, जिस पे फर्म अपना क्या कर सकती है, टारगेट प्रॉफिट बना सकती है। तुम बोलो हमें 50,000 बनाना है प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट में कितना जोड़ दो? 50,000 जोड़ दो। अरे उस केस में बेटा ये फॉर्मूला पता, सुनो ना, अगर वो टारगेट टारगेट प्रॉफिट आपको जितना लेके चलो वो बनाना है ना आपको, तो बताओ इस फॉर्मूला में क्या चेंज करूं? बोलो सारे बच्चे ऊपर वाले में बताओ। वेरी गुड। जो फिक्स कॉस्ट है इसमें क्या जोड़ दूं मैं? जितना प्रॉफिट चाहिए, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए बनाना है, तो मैं क्या कर दूं इसमें? प्लस टारगेट प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट बनाना है। अरे बेटा अभी तक तो कितने की रिकवरी कर रहे थे? 2,000 की। तुम्हारे पापा ने बोला 1 लाख से कम तो नहीं जमेगा, 1 लाख का प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए हमें एक दिन में, तो जोड़ दो ना इसमें, फिक्स कॉस्ट में जोड़ दो। कितना? टारगेट प्रॉफिट 1 लाख। तो जो अभी रिकवरी तुम कितने की कर रहे थे? 2,000 की, अभी 1,02,000 की करोगे। यानी कि इससे ये पता लगा लोगे आप, एक यूनिट को बेच करके 40 का कॉन्ट्री आता है, तो ऐसी कितनी यूनिट बेचे कि 40 करके 1,02,000 रुपए इकट्ठे हो जाए। उसमें से फिर 2,000 का रेंट दे देना, तुम्हारे पापा को जितना चाहा था मनचाही पूरी हो जाएगी। हाँ बोलो ना। लेकिन उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलो करते हैं बिजनेस, देखते हैं जितना आएगा प्रॉफिट, अब बाद में पता पड़ा ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रहे, चलो बंद करते हैं बिजनेस, ऐसे नहीं होता। ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेना। क्या कर लेना? मैं तो अपनी जान से जितना हो सकता था उतना समझा चुका हूँ आपको। आपके कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे को। हाँ जी, ये फॉर्मूले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तुम्हें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या बस ऐसे ही खेचम खाच चल रहा है मामला? आ रहा है ना? प्रैक्टिकल यूज करोगे इसे? बस एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, कभी भी जब जिंदगी में प्रैक्टिकल इसका यूज करोगे ना, तो इस गरीब को भी याद कर लेना कि हाँ भाई किसी गरीब ने बताया था हमें ये, ठीक है ना। थोड़ा हिचकी दिला देना ऐसे, हमें पता पड़ जाएगा कि हिचकी कौन सी आ रही है, ठीक है। समझा क्या आपको? चलो, नेक्स्ट है बच्चों, ब्रेक इवन एनालिसिस तो हो गया। ये ट्रेडिशनल के 4 बच्चे ना, बीपी की रिपोर्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। बी तो कंट्रोल में कर ली हमने, अब पी को भी कंट्रोल में करना है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एक बात बताओ, एम्प्लॉइज कुछ भी करते हैं ना, एम्प्लॉइज कुछ भी करते हैं ना। अभी मैं इधर क्लास से बाहर जाता हूँ तो तुम कुछ भी करोगे ना, क्लास वगैरह मस्त करेंगे, एक नंबर मस्त करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इधर सुनो ना, इधर मैं क्लास में आता हूँ तो अलर्ट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? छोड़ो जान दो ना। स्कूल में टीचर भी एक नंबर बिंदास वो करते हैं ना, कुछ भी करते हैं ना। प्रिंसिपल राउंड पे होती है या होता है, तो बच्चा तो छोड़ो, टीचर भी अलर्ट हो जाता है कि नहीं होता? जो जो इधर चेयर पे बैठा था खड़ा होकर के झूठ मूठ में पढ़ाने लगता है,
आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। अभी तक तो बेड़ागर्क कर रहा था, ठीक है ना, अभी झांकी हिंदुस्तान की दिखानी है। क्यों? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनली कौन ऑब्जर्व करने आई है भाई? प्रिंसिपल या सुपरवाइजर या टॉप लेवल के लोग बोलो, आप मिडिल के बोलो, मतलब कहने का है सुपीरियर ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक टेक्निक है, हाँ, कंट्रोलिंग की टेक्निक है कि जो पहले ढंग में काम नहीं कर रहे थे करेंगे, देख लो। दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल, बहुत पुरानी मेथड है भाई कंट्रोल की। पर्सनल ऑब्जर्वेशन इनेबल द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है, ये वर्मा कह रहा है कि भाई भैया मैं नहीं कर रहा था कुछ। तेरे कान के नीचे चाटा मारे, हमने खुद देखा है, हमने खुद देखा है, किसी और से पूछते तो कह सकता था कि वो झूठ बोल रहा है, उससे मेरी दुश्मनी है, मेरा 36 का आंकड़ा है, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, वो मेरे से मतलब बिल्कुल अलग ही चलता है, वो तो मुझे डिफेम करना चाहता है। मैं सुनूंगा ही नहीं, मैंने खुद देखा है भाई अपनी आंखों से। ये इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन इनेबल्स द मैनेजर। जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है वो मैनेजर को इस लायक बनाती है कि वो क्या कर सकता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अरे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मतलब वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन स्टैट्स में पढ़ के आए हैं आप, मतलब जो पहली बार वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कलेक्ट कर। अरे मैं तुम्हें पर्सनली ऑब्जर्व करूंगा तो मैं पहली बार पता लगाऊंगा ना तुम क्या क्या कर रहे हो, ठीक है ना, पहली बार ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी और ने कलेक्ट करा फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो तो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। इट ऑल्सो क्रिएट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय। ओ चुप हो जा, ठीक है ना, ये पागलों जैसी हरकतें मत कर अगर भैया देख रही। इट ऑल्सो क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉइज के अंदर क्या भी आता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है टू परफॉर्म वेल, कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करना ही है। ओ चुप, उधर हो। एज दे आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, ठीक है ना, पर्सनली ऑन देयर जॉब, उनके ऊपर पर्सनल नजर है, ओ भाई हमारे पे ध्यान है, बिल्कुल सीधा हो। हाउएवर इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन एक बात बताओ, अगर पर्सनल ऑब्जर्वेशन करनी है एक आदमी के पीछे एक आदमी और छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ट्रेडिशनल है। अभी और नई नई टेक्निक आ चुकी है, तो कह रहे काफी टाइम कंज्यूमिंग है और पैसा भी लगेगा इसमें। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज एंड कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। कैसे कर सकते हैं कि हर एक जॉब, मतलब टॉप लेवल वालों को तो पर्सनली ऑब्जर्व किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना, वो बोलेंगे भाई हम टॉप लेवल वाले हैं, मैं अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर किसके ऊपर विश्वास होगा। समझ में आ रही है ना? तो थोड़ा सा इसका ये क्या भी है, एक डिसएडवांटेज टाइप से भी आप बोल सकते हो। हाँ हाँ, मोशन ऑब्जर्व कर, वो मोशन ऑब्जर्व जो करते हैं वो इस पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही तो करेंगे भैया। तो सीसीटीवी लगाएंगे और सीसीटीवी पे एक बंदे को बैठाएंगे उधर स्क्रीन पे कि तुम मॉनिटर करता रहे, या एक के पीछे एक छोड़ेंगे हम, ठीक है ना। जहाँ जैसे वो बॉडीगार्ड होता है ना, तो बॉडीगार्ड मूवी में जहाँ पे भी वो जाएगी उधर ही जाएगा, कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में, क्लास में जाएगा तो क्लास में, वो खड़ी होगी तो वो भी खड़ा हो जाएगा, वो बैठेगी तो भी खड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो वैसा। हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चों स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। क्या है? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। ध्यान से देखो, बस आज की ये लास्ट हेडिंग है, बजटरी कंट्रोल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो कल पढ़ेंगे हम। फिलहाल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स देखो, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हम वो, अरे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में बेसिकली जो स्टैट्स में पढ़ के आए होते हैं ना, ये सब होता है। हम मीन निकाल लेते हैं कि भाई मीडियन निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे, रेशियोज निकाल लेंगे, जो आप लोग अभी किस में पढ़ रहे हो उसकी, हालांकि वो उसमें भी आती है। वो जो मॉडर्न टेक्निक्स है ना, रेशियोज एनालिसिस, वो बाद में भी आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, देखो आजकल तो कुछ नए नए रेशियोज भी चलते हैं, है ना। जैसे आपने वो शार्क टैंक में सुना होगा कि एबिटा सुना होगा आपने, इस तरह करके ईबीआईटी डीए वगैरह ऐसा करके, है ना। या आपने अभी आरओआई वगैरह होते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, सॉल्वेंसी रेशियो, कुछ घटिया से होते, घटिया से जो पहले से चलता है, जीपी रेशियो चलता आ रहा है, एनपी रेशियो, है ना, जो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो, ये घटिया से, मतलब घटिया, इतने घटिया भी नहीं है, पहले इतने घटिया होते तो पढ़ ना रहे होते, लेकिन ये बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने क्या करते हैं, जैसे अपने पास्ट प्रॉफिट की हमने एक एवरेज निकाली, क्या निकाली कि भाई पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज हमने इतना बनाया है। लेट सपोज हमने 100 करोड़ का धंधा बनाया है, नेट नेट, ठीक है ना।
इस साल हमने 80 का ही बनाया, बताओ तो पिछले साल के एवरेज से भी कम है। तो एक रिपोर्ट बना के दी, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जहाँ पे हमने कुछ तो स्टैटिक्स के टूल्स को यूज करके कुछ तो रिपोर्ट बनाई है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। इससे कंट्रोलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ओवरऑल जो जैसे सीईओ है, सीईओ को जवाब देना पड़ेगा किसको, शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ेगा किसमें, जनरल मीटिंग में, है ना। शेयर होल्डर बोलेंगे, शेयर होल्डर ने मान लिया अपना बना के लेके आए हैं कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपए बनाए हैं, और ये सीईओ इसी साल आया है। बात समझ में आ रही है, तुमने क्या एक्स्ट्रा, तुम्हें तो लेके इसलिए आए थे हम कि तुम परफॉर्मेंस को क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। तुमने कौन से झंडे गाड़े, ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में 100 करोड़ का धंधा बनाया, और इस साल तुम्हारी लीडरशिप में 80 करोड़ का धंधा बना। तुम्हें लेके किस लिए आए थे, तुम्हें ज्यादा सैलरी क्यों दे रहे हैं, जवाब दो इस बात का। समझ में आ रही है ना, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं किसकी फॉर्म में, एवरेज की फॉर्म में, मतलब वो मीन मीडियन मोड कुछ तो निकालते हैं, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे जीपी रेशियो निकाल लिया, मतलब परसेंटेज हमने कि भाई इसका कितना परसेंट हमारा खर्चा हो रहा था वगैरह वगैरह, ऐसे रेशियोज निकाल लिए, जीपी वगैरह रेशियो वो होगी। कोरिलेशन निकाल लिया बेटा, कोरिलेशन, दो डेटा के बीच में कोरिलेशन पड़ गया है ना उधर। एक क्या पढ़ा हमने, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पढ़ा था, एक रैंक कोरिलेशन मेथड पढ़ा था हमने। फिशर नहीं होता, दो होते हैं, कुछ भी एडा मत बना, ठीक है ना। कोरिलेशन एक्सेट्रा प्रेजेंट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, ये सारी चीजें मैनेजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस एरियाज। किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में अलग अलग एरियाज में। जैसे भाई सेल्स में क्या क्या वो चल रही है, मतलब एक टाइप से क्या स्टेटस है सेल्स का, तो वो किससे पता पड़ाएंगे हम, यहाँ से जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है उनसे, और इनको पूरा करके एक रिपोर्ट बनाएंगे हम, ठीक है ना। सच इंफॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, जब इस तरह की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू प्रेजेंट की जाती है, चार्ट के थ्रू प्रेजेंट की जाती है, ग्राफ्स के थ्रू, जो हम पढ़ के आए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ के आए हैं, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो पाई डायग्राम वगैरह बनाते थे, या टेबल्स वगैरह रोज कॉलम में अरेंज करके क्लासिफाई करते थे डेटा को, एक्सेट्रा। इनेबल्स द मैनेजर, ये मैनेजर की हेल्प करती है टू रीड them more easily and allow the comparison to be made with performance in previous periods and also with the benchmark। बेटा अगर मैं ये सारी चीजों का टेक्स्ट लिख के दे दूंगा, टेक्स्ट कौन पढ़ेगा, और नाइट टॉप लेवल वालों के पास इतना क्या है, टाइम है कि वो बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे। तुम जाके पूरी कहानी ले जाओ लिख करके, महाभारत लेके लिख के जाओ, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन तुम टॉप लेवल के पास तक बहुत प्रिसाइज मैनर में, बहुत कंसाइज मैनर में, आपको शॉर्ट में, आपको ऐसा डेटा लेके जाना है कि उसको देखते पता पड़ जाए कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। अब मान ले तुम लेके चले गए वहां पे 20-50-100 पन्नों की रिपोर्ट लेके चले गए, वो कब पढ़ने बैठेगा, उसे टाइम ही नहीं है। तुम तो ऐसा लेके जाओ, कुछ तो ग्राफ वगैरह पूरे डेटा को समराइज वे में ऐसा लेके जाओ कि वो देखे और एकदम से पता पड़ जाए भाई ये इस एरिया में गलत क्यों चल रहा है, उसमें लेके जाओ। लेट सपोज आपने बार डायग्राम बनाया, क्या बनाया आपने, बगल बगल में बनाया, ये पिछले साल का हमारा नेट प्रॉफिट था, वो इस साल का नेट प्रॉफिट है, और वो जो इस बार की जो बार है वो नीचे दिख रही है, तो उसे देखते ही पता पड़ेगा भाई पिछले साल में इतना प्रॉफिट था, इस साल में इतना कम क्यों आया, जवाब दे। समझा क्या। अब वो इसी चीज को इंग्लिश में लिख के जाएगा बहुत बड़ा बड़ा, पिछले साल हमने ऐसे ऐसे ऑपरेट किया था, फिर हमारे ऐसे खर्चे घटा करके इतना प्रॉफिट आया था, और फिर अगले स्टेंजा में लिखेगा इस बार हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं इतना प्रॉफिट आएगा, उसे पता ही नहीं पड़ेगा ना, वो कंपैरिजन कर सकता, इधर देख के तो एकदम से वाट लग जाएगी। समझा क्या। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार पढ़ लो और उसके बाद जस्ट आज की क्लास को वाइंड अप कर लो। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास तो एटलीस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई। कल तो दिमाग ही खराब हो गया था। यार कल दिमाग इन द सेंस कि 3 घंटे में 25 मिनट का आउटपुट आया। कल दिमाग खराब कैसे हुआ कि इधर जाने के बाद पता पड़ा कि तुम्हारे इधर मैंने इंग्लिश में तुम्हें बहुत ज्ञान दिया, उधर इकोनॉमिक्स में, जब इधर से निकल रहा था तो देखा इसकी आवाज ही म्यूट हो रखी थी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से क्योंकि वीडियो डिलीवर करनी थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग करके गए यहाँ पे, उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा।
तो 3-4 घंटे में कल जाके कुल मिला के 25 मिनट का आउटपुट आया, ठीक है ना? तो होपफुली टाइम बहुत क्रूशियल है इस टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली भी मैनेज करनी है, अपनी सोशल लाइफ भी मैनेज करनी है और वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है। आपको एज़ अ स्टूडेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ मैनेज करनी है और मेरे लिए प्रोफेशनल के तौर पे मेरे को भी अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ या जो भी आप बोलो व्हाटएवर यू कॉल, मेरी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ सबको मैनेज करके चलना है, तो टाइम बहुत ज़ाया मत करो, ठीक है ना? आज भी मेरे को बाहर जाना था लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को था कि कल भी यहाँ पे सफ़र करना पड़ा, तो आज की क्लास इसलिए मैंने लगाई, ठीक है ना? कल के लिए, कल संडे है, कोशिश करूँगा कोशिश करूँगा बच्चों कि आपको कल बुलाया जाए और होपफुली आप कोऑपरेट भी करोगे। बुलाऊँगा तो आपको अराउंड 1 1 बजे से 1 बजे से लगभग 3 या 4 बजे तक 3 बजे तक बुला लूँगा, 4 तो नहीं बोल सकता मैं। हाँ, लेकिन मैसेज करूँगा मैं आपको टेलीग्राम पे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगर एक भी बच्चा आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। क्योंकि अल्टीमेटली अब ये है कि भाई अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर सिलेबस सफ़र करेगा। क्योंकि अब जब सारी चीज़ हम करके चलेंगे भाई हमें आराम-आराम से ही पढ़ना है, चीज़ें समझ के भी चलनी है, रिवीज़न भी करना है, टेस्ट भी लेने हैं और फिर जैसे हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम तो अलॉट करना पड़ेगा, है ना? तो इस वजह से, तो कल मैं आपको बुला लूँगा बच्चों, ठीक है ना? कोशिश करूँगा बुलाने की और कम से कम एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा तो बुलाने की कोशिश करूँगा, भले ही एक सब्जेक्ट के लिए बुलाऊँ, कोई से के लिए भी, वो मैं डिसाइड कर लूँगा। टेलीग्राम पे टच में रहना आप, देख के आना। ऐसे नहीं कि कल उधर कल्टी मार गए, कल संडे है तो कल्टी मार गए, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए बस इतना ही करते हैं।